नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। शब्द मेरी मर्जी किस बात का प्रतीक है? मनमर्जी का प्रतीक है, अराजकता का प्रतीक है, सिस्टम तोड़ने का प्रतीक है, सिस्टम ना बनने देने का प्रतीक है, अपनी सुविधाओं का प्रतीक है, या फिर इन सब के बीच समाज के भीतर की घुटन में कहीं ना कहीं अपने तरीके से खुद को बनाए रखने और सुकून दिलाने की सोच है मेरी मर्जी। बात आज दस्तक में मेरी मर्जी की ही होगी, लेकिन शुरुआत हम आपको दिखाते हैं एक सच। दरअसल मौजूदा वक्त में कच्चे तेल की कीमत पहली बार $30 से भी नीचे आ गई। $29.49 कच्चे डॉलर की एक कीमत है, कच्चे तेल की यह कीमत है। 32 पैसे आज सस्ता हो गया तेल, लेकिन एक्साइज ड्यूटी 75 पैसे बढ़ा दी गई। 75 पैसे जो बढ़े एक्साइज ड्यूटी, इसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा लेकिन कंपनियों पर पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर टिक रहा है कि एक वक्त $140 प्रति बैरल था, जो घटते घटते $29 तक आ गया है। लेकिन जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 10 रुपए से ज्यादा का अंतर नहीं आया। ये किसकी मर्जी है? मर्जी की दिशा क्या है? सरकार की मर्जी है। सरकार ने आज बैठक भी की, उस पर भी अपने संवाददाता के पास चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक दूसरी तस्वीर। दरअसल समाज बदल रहा है क्या? क्योंकि एक के बाद एक तस्वीर, मसलन जिस तरीके से सास को बहू मारती है, जिस तरीके से अपनी ही पत्नी की पिटाई कराने के लिए पति महिला बाउंसर को बुला लेता है, भावनाओं को बताना भी दूभर हो गया और पति का जहर देकर मारने का शक सुनंदा पुष्कर के जरिए उनके पति पर निकला। चारों तस्वीर महिलाओं से ही जुड़ी हुई है, चारों सच महिलाओं से ही जुड़े हुए हैं। और सच यह भी हर मिनट महिला उत्पीड़न होता है इस देश के भीतर। यह भी सच है हर 6 मिनट पर बलात्कार इस देश के भीतर होता है। हर 4 मिनट में ससुराल में उत्पीड़न पर FIR थाने तक भी पहुंचती है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि किस तरीके से समाज के भीतर महिलाओं के साथ उत्पीड़न भी जारी है, थाने तक मामले भी पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी महिला के खिलाफ किस रूप में और सामाजिक तौर पर सच महिलाओं का है क्या? आइए टटोलने की कोशिश की जाए घटनाओं के जरिए। 3,37,922। जी, यह ना तो किसी की संपत्ति का आंकड़ा है और ना ही चुनाव में किसी नेता की जीत का आंकड़ा। यह आंकड़ा है 1 बरस में महिलाओं के साथ हुए अपराधों का। यानी हर 1.5 मिनट में महिलाओं को हमारा समाज निशाना बनाता है। कहीं पति तो कहीं पति के रिश्तेदार यानी ससुराल वाले, कहीं मनचले तो कहीं महिलाओं को लेकर मानसिक तौर पर बीमार लड़के या पुरुष। लेकिन इस सच के सामने जब यह तस्वीर उभरती है तो हर किसी की रूह कांप भी जाती है और सवाल भी उसके जहन में उठने लगते हैं। यह दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर के भीतर की तस्वीर है। जो मार रही है वो महिला बाउंसर है, जिसे मारा जा रहा है वो कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति की पत्नी है। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और यहाँ तक विवाद आ पहुँचा कि महिला बाउंसर से ही पति ने पत्नी को पिटवा दिया। वीडियो में आपको दिखेगा कि मैं वहाँ गई हूँ अंदर। वो जो लेडी बाउंसर है उससे मैंने पूछा तुम कौन हो। फिर मैं जब इधर गई हूँ तो उसने मुझे धक्का मारा है, फिर दोबारा धक्का मारा है और उसके बाद आप पूरा देखोगे कंप्लीट कि वो मुझे उसने असॉल्ट किया। हमें उन्होंने सुबह सुबह धमकी दिया था 9:45 बजे हमारे टीचर को कि मैं क्लास में से खींच के मारूंगी। टीचर्स ने मेरे पास कंप्लेंट किया तो हमने किया कि ठीक है, लेडी को संभालना तो हमें पता है कि लेडी को कोई मर्द तो संभाल नहीं सकता। हमने एक लेडी बाउंसर को भेजा था कि जाकर के देखना कि कोई टीचर को थप्पड़ न चलाए। कैमरे पर आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ गए और CCTV से महिला बाउंसर का महिला को मारने भी सामने आ गया। लेकिन जो सामने नहीं आया वो महिला बाउंसर का सच, क्योंकि महिला ने खुद को वैसे बाउंसर के तौर पर रखा जैसे पुरुष बाउंसर होते हैं। यानी किसी प्रोफेशनल बाउंसर के तौर पर महिला बाउंसर ने राजीव सौमित्र की नौकरी करते हुए उनकी पत्नी नीतू सिंह पर लात घूंसे बरसा दिए। तो क्या ये माना जाए कि समाज बदल रहा है, या फिर महिला एम्पावरमेंट की बात जो लगातार समाज के भीतर होती है उसकी एक नायाब तस्वीर है? लेकिन इन सबसे इतर आंकड़े तो यह बताते हैं कि हर 4 मिनट पर कोई पति या उसका रिश्तेदार पत्नी को निशाना बनाता है। और 2014 में पति के जरिए पत्नी उत्पीड़न के 1,22,877 मामले दर्ज हुए। और खुद सरकार मानती है कि 56% से ज्यादा मामले तो थाने तक पहुंच भी नहीं पाते। यानी महिला के खिलाफ महिला का खड़े होना, और वह भी हिंसा के जरिए अपनी ताकत दिखाते हुए,
तो क्या वाकई समाज बदल रहा है? क्योंकि 3 दिन पहले ही यूपी के बिजनौर की इस तस्वीर ने भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। बहू ही सास को जिस तरह मार रही है, उसने घरों के भीतर की त्रासदी को भी उभार दिया। और यह तस्वीर भी सीसीटीवी के जरिए ही सामने आई, क्योंकि पति और बेटे के तौर पर घर चलाने वाले पुरुष को खौफ था, अंदेशा था, इस तरह हो सकता है, तो उसने घर में सीसीटीवी लगवा दिया। यहां भी आरोप प्रत्यारोप सामने आए, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब देश में हर 6 मिनट पर बलात्कार हो रहे हैं, हर 30 मिनट पर दहेज पीड़िता थाने पहुंच रही है, हर घंटे महिला को पुरुष अपनी ताकत का इस देश में शिकार बना रहे हैं, ऐसे में महिला के खिलाफ किस रूप में खड़ी हो रही है, या फिर उसे खड़ा किया जा रहा है, या फिर समाज के भीतर जो हालात हैं उसमें सिवाय इसके उसके पास कोई उपाय नहीं बच रहा, ये सारे सवाल गौण हैं। क्योंकि महिला के खिलाफ खड़े होना सिर्फ बदलते समाज का प्रतीक भर नहीं है, ये समाज के भीतर की घुटन भी है। जाहिर है ये दिखाने के बाद ये कहना कि मेरी मर्जी, दरअसल मेरी मर्जी शब्द छोटा पड़ जाएगा। लेकिन इन सब से इतर जरा कल्पना कीजिए कि कोई अपने पत्नी के संवाद को सार्वजनिक मंच पर इस समाज के भीतर की त्रासदी के तौर पर अगर रख दे, और वह भी सियासत या सत्ता को चुप जाए, और उसके बाद सत्ता चेतावनी भी दे, पाठ भी पढ़ाने लगे, तो फिर मतलब क्या है? वाकई समाज बदल रहा है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। अपनी पत्नी की भावनाओं का इजहार आमिर खान ने किया, और आमिर खान पर निशाना साधते हुए उनकी पत्नी को ही कटघरे में बीजेपी नेता राम माधव ने खड़ा कर दिया। यानी निगाहों में महिला, निशाने पर महिला। क्योंकि पत्नी की भावनाओं का जिक्र कर आमिर खान ने जो कहा, और आमिर खान को ये कहने के बदले अपनी पत्नी को ही पाठ पढ़ाना चाहिए, इसे जिस तरीके से बीजेपी नेता ने कहा, उसने समाज के उस अंतर्विरोध को भी सतह पर ला दिया, जहां आमिर खान सरीखे सेलिब्रिटी को सत्ताधारी ने पत्नी के बोल को देश के खिलाफ मान लिया। Last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make. हम मेहमानों के साथ ईमानदारी करते हैं। और आमिर खान के इस कथन को अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर होकर ऑटो वालों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने से ही कुछ इस तरीके से बीजेपी नेता ने जोड़ा, जिससे उभरा यही। तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। घर में हिंदुस्तान की गाली, टीवी पे हिंदुस्तान को क्या करना है, सम्मान कैसे बढ़ाना है, सबका भाषण, अच्छा देश में चलेगा। तो निशाने पर महिला की वो भावना ही है जिसके आईने में सियासत और सामाजिक माहौल को लेकर टकराव वाली सोच है। तो सवाल सीधा है, आमिर खान अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के विज्ञापन से हटाए जा चुके हैं। राम माधव सत्ताधारी राजनीतिक दल के महासचिव हैं, यानी संघ के सामाजिक शुद्धिकरण को अपने तरीके से आत्मसात करने के बाद अब वह उस राजनीति में आ चुके हैं जहां सत्ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। और सत्ता को बार बार इसी बात का एहसास होता है कि समाज के भीतर कुछ भी विरोध हो रहा है तो सत्ता पर आंच आ रही है। और आमिर खान अपनी फिल्मों के जरिए लोकप्रियता के उस पायदान पर हैं जहां पत्नी के विचारों को भी सार्वजनिक तौर पर रखना उनकी काबिलियत मानी जाएगी या उनकी संवेदनशीलता। लेकिन सियासत भावना नहीं, सत्ता देखती है। तो बीजेपी के ही एक दूसरे नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल को ही निशाने पर लेते हुए भविष्य के संकेत भी दे दिए। इस समाज को एक कहता है कि असहिष्णुता बढ़ रही, तो मेरा गुस्सा आ जाता थोड़ा सा, फिर उसको उसका इलाज करना पड़ता है कि तेरा इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं। क्योंकि एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है ना। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग मेरा। तो सत्ता पर कोई आंच ना आने देने की चेतावनी, या फिर बदलते समाज में भावनाओं को घर की चार दीवारी में रखने की नसीहत। जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन बदलते दौर में बदलते समाज के चिन्ह यही है। और इन सब के बीच अगर सत्ता के साथ महिला की भावनाएं जुड़ जाएं तो अजीबोगरीब लगता है, राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं। लेकिन आइए हम आपको लिए चलते हैं कश्मीर घाटी में। महबूबा मुफ्ती, गम पिता के खोने का, इन सब के बीच कहे भी लग रहे हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सत्ता
कब बनेगी, सरकार कब बनेगी, शपथ कब होगा? तो आइए जरा उस झरोके में झांक कर देखा जाए महबूबा मुफ्ती के दिल में क्या है। सरकार गठन की कशमकश के बीच गम में डूबी महबूबा कई दिनों बाद नजर जरूर आई, लेकिन ब्रिजबेहरा के दारा शिको गार्डन में पिता की मजार पर जुमे की फतह पढ़ने के बाद भी ये सवाल अनसुलझा ही रह गया कि आखिर जम्मू कश्मीर में सरकार शपथ लेगी तो कब लेगी, क्योंकि आंसुओं ने इसके संकेत तो दे ही दिए कि पिता मुफ्ती मोहम्मद की उंगलियों को पकड़कर महबूबा ने चलना जरूर सीखा, लेकिन सियासत करते हुए सत्ता तक पहुंचने का संघर्ष पिता के कंधे से कंधा मिलाकर महबूबा ने किया। और वादी की बदलती फिजा में सियासत में रंग भी अब महबूबा अपने तरीके से भरना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के अब 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सरकार बनाने में जल्दी नहीं है। पार्टी को जल्दी इस बात की जरूर है कि कहीं न कहीं अब मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे तसद्दुक मुफ्ती राजनीति में आए और पिता की वरासत संभालें। तो पहली बार मुस्तफा मुफ्ती नजर आए। हॉलीवुड में ही काम करने वाले मुस्तफा अपने पिता की मजार पर भी आए और माना अब यही जा रहा है कि अब कश्मीर की सियासत में महबूबा अपने भाई मुस्तफा को लाने की बिसात भी बिछा रही है। इसीलिए सत्ता कब संभालें, इसकी कोई जल्दबाजी महबूबा को नहीं है। महबूबा जी सबसे अभी मिली नहीं है, अपने साथियों से, दिलावर साहब, बाकी सभी जितने हैं इनसे मशवरा करके जो भी आए अमल होगा। तो पीडीपी समझ रही है कि मौजूदा गणित ऐसा है जिसमें बिना उसके कोई सत्ता में आ नहीं सकता। तो महबूबा के जहन में वो सारे सवाल भी हैं जिसे बीते दिनों सत्ता में रहते हुए उसने खुद को हाशिए पर भी पाया। चाहे वो दिल्ली से विकास का वादा हो, चाहे वो दिल्ली से पाकिस्तान की बातचीत में कश्मीर को हाशिए पर रखना हो, चाहे दिल्ली का हुर्रियत को पूरी तरीके से खारिज करना हो। इसीलिए अब अनुभवी फारूक अब्दुल्ला भी भविष्य के नए संकेत देने से नहीं चूक रहे। Anything is possible in this world. There is nothing that is not possible. लेकिन सवाल यही, महबूबा मुफ्ती के गम के आंसू तो दिखाई दे रहे हैं और पहले केंद्रीय मंत्री गडकरी और कल ही वित्त सचिव वाटल तक गम में शामिल होने के लिए श्रीनगर भी पहुंचे, लेकिन जो महबूबा के दिल में है, क्या उसे बीजेपी या दिल्ली की सियासत पढ़ पा रही है या फिर नहीं? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो सवाल इन सब के भीतर एक भी होता है कि क्या वाकई सत्ता के जहन में क्या है, वो किस रूप में खुद को देख रहे। और संयोग देखिए, आज बैठक 7RCR यानी प्रधानमंत्री के घर पर हुई। 6 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, तमाम सेक्रेटरी पहुंचे। लेकिन किस लिए यह बैठक हुई, क्यों बैठक हुई, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वजह क्या है इस बैठक की और कौन कौन थे? प्रसून जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पारिकर, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी के साथ कई मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की और उनके मंत्रालयों के कामकाज को लेकर समीक्षा की। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनकी समीक्षा की और साथ ही साथ वो ग्राउंड पे कैसे उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको लेकर बातचीत भी की और साथ ही साथ इन सचिवों से उनके मंत्रालयों का फ्यूचर के प्लान के बारे में भी जानकारी नहीं। तो क्या यह माना जाए हिमांशु की मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में भी कदम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल प्रसून जी, इस बैठक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली सचिवों के जरिए जानने की कोशिश भी करेंगे कि बजट में उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ क्योंकि कैबिनेट के अंदर जल्द ही फेरबदल होना है, प्रधानमंत्री मंत्रियों की परफॉर्मेंस का ऑडिट भी इसी बैठक के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। लेकिन इन सब के साथ एक सवाल और, राजनीतिक सत्ता के हाथ में धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है या फिर सत्ता जब आ जाए तो सत्ता में कैसे बने रहें और सत्ता कैसे मिले, इस दिशा में ही क्या सारे काम होने लगे? मसलन मालदा जी, ये शब्द सिर्फ पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, बीएसएफ के जवान तक के लिए मौजूद नहीं रहा बल्कि राजनीतिक तौर पर भी मौजूद है। और इन सब के बीच आज आरएसएस और बीजेपी ने कोलकाता में बैठक भी की और दूसरी तरफ एक ऑपरेशन मालदा में सुरक्षाकर्मियों का भी चल रहा है। किस तरीके से मालदा को लेकर बिसातें बिछ रही हैं, जरा यह भी देख लीजिए। एक तरफ कानून व्यवस्था तो दूसरी तरफ संघ परिवार। दरअसल बंगाल की सियासत और कानून व्यवस्था के केंद्र में मालदा आ चुका है। एक तरफ जहां बीएसएफ, बंगाल पुलिस, एनसीबी और एक्साइज विभाग का ज्वाइंट ऑपरेशन मालदा में शुरू हो गया, तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी ने
आज कोलकाता में बैठक कर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी, जिससे मालदा का राजनीतिक ऑपरेशन तेज हो सके। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों ने मालदा के ऑपरेशन में तकरीबन 1200 बीघे में लगी अफीम की फसल उजाड़ दी, तो दूसरी तरफ जनवरी में ही बीजेपी की 4 राजनीतिक रैलियां तय हो गई। एक तरफ मालदा के शाहबाजपुर अंचल के डोमाईचक, शाहबानचक, पैदराबाद, कालीनगर और मालितुपुर गांव में सुरक्षा कर्मियों का ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ 3 केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों की जगह भी फाइनल कर दी गई है, जो जनवरी में ही होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली 18 जनवरी को दिनाजपुर में होगी, तो 3 दिन बाद 21 जनवरी को राजनाथ सिंह की रैली बारासात में होगी और अगले ही दिन 22 जनवरी को स्मृति ईरानी की रैली वर्धमान में होगी, तो 25 जनवरी को हावड़ा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली होगी। और माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल की चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। यानी राजनीतिक जमीन बनाने या राजनीतिक जमीन आंकने के केंद्र में वही मालदा है जो बांग्लादेश से सटा है, जहां अफीम माफियाओं का स्वर्ग है, जहां जाली नोटों की आवाजाही बेरोक टोक होती है, जहां हथियारों के अवैध धंधे खुलकर चलते हैं। तो सवाल यही कि चुनावी बिगुल के साथ साथ मुद्दा कानून व्यवस्था का होगा या धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का। दरअसल मेरी मर्जी की स्थिति ने भावनाओं को उभार भी दिया है, भावनाओं को ना व्यक्त करने की दिशा में सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शायद इसीलिए कल रेलगाड़ी एक गुजर रही थी मध्य प्रदेश में, झटके में अफवाह फैल गई। उसके भीतर एक दंपत्ति जो है, जो बुजुर्ग दंपत्ति है, वह बीफ लेके जा रहा है। उसके बाद क्या होना था, गाड़ी रोकी गई, हंगामा हुआ, मारपीट की स्थिति आ गई, लेकिन निकला क्या? उन्होंने जो बैग वगैरह जो सामान नहीं दिखा रहे थे, उनके साथ में उन्होंने बेसुध मारना पीटना चालू करा। उसमें हमारी वाइफ को भी धक्का वगैरह दिया उन्होंने और हमारे साथ भी मारा पीटी करी उन्होंने। कुछ भी नहीं, हमारे को ऐसा मतलब वो धक्का मुक्की मारने लगे, करने लगे। हमको ये भी नहीं पता था कि ये किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। जांच में जब ये पाया गया कि जो जिस बात पर विवाद था, जिसकी सूचना थी, वो दरअसल बफेलो का मांस था, न कि गौ मांस था। शिवराज सिंह खुद करा रहे हैं। शिवराज सिंह कितने ही अपने आप को दूध से धुला बताएं, लेकिन जब नियंत्रण नहीं कर पा रहे, या तो आपका नियंत्रण नहीं है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और या आपका नियंत्रण है तो आप खुद करा रहे हैं। स्वीकार करिए। मुझे पता नहीं है, मैं अब भी उतरा हूँ हरदा का, एक बार जानकारी लेकर। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkara Malda? Because he's a Delhi boy.